सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल हम लोग अभी पिछले क्लास में देख रहे थे, और उसमें लास्ट 2 पॉइंट जो शायद हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, पार्शली डिस्कस किया होगा, माइग्रेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। माइग्रेशन का एग्जांपल मुझे जो याद आ रहा है कि मैंने दिया था शायद, कि हम रूरल माइग्रेशन हो या स्टेट रीजनल माइग्रेशन हो, ठीक है, और माइग्रेशन बियॉन्ड द कंट्री हो। माइग्रेशन व्यक्ति तभी करता है जब उसके सर्वाइवल पर क्वेश्चन मार्क लगता है, या वो अपनी लाइफ में कुछ दूसरी ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है। ये माइग्रेशन एक तो होता है फोर्स माइग्रेशन, बहुत सारी जगहों पर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं होता है, ठीक है, पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट। उस माइग्रेशन को अच्छा कभी नहीं माना जा सकता। जैसे अभी जो बांग्लादेश से माइग्रेशन हो रहा है, वहाँ पर जो टारगेटेड किलिंग हो रही है और इसकी वजह से जो माइग्रेशन हो रहा है, तो ये फोर्स माइग्रेशन है, इट इज़ नॉट अ विलफुल माइग्रेशन, ठीक है। और ये स्ट्रेस ही क्रिएट करता है, स्ट्रेन क्रिएट करता है और दूसरे अन्य प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। लेकिन जो माइग्रेशन, हम जिस माइग्रेशन की बात कर रहे हैं वो ये माइग्रेशन नहीं है। हमारे यहाँ अभी जो जिस माइग्रेशन की चर्चा हो रही है, ये सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। मतलब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक ज्ञान की खोज में जा रहा है, स्किल की खोज में जा रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की खोज में जा रहा है। मुंबई लोग भाग आते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्टर्स का हिस्ट्री देखोगे ना तो पता चलेगा कि वो मुंबई ऐसे आ गए थे, बाद में बन गए। कुछ लोग उससे इंस्पायर होते हैं और ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो कितना फायर है, कभी प्रमोट भागना तो कहीं से किसी एंगल से अच्छा नहीं है। पहले का समाज सपोर्टिव ज़्यादा था आज के समाज की तुलना में। आज एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है बाहर इस तरह से जाने वालों का, बट पॉइंट, इसलिए ये कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। रीजनल माइग्रेशन जो होता है, जैसे मान लो बिहार, ईस्टर्न यूपी से जो माइग्रेशन हुआ, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, ये भी एक प्रकार का फोर्स माइग्रेशन था, लेकिन अपॉर्चुनिटी बेस्ड माइग्रेशन भी उसमें शामिल था, ठीक है। ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी बेस्ड माइग्रेशन ही था। लोकल एरिया में बहुत सारे काम, सोशल ऑब्लिगेशंस कुछ होते हैं, सोशल प्रेशर कुछ होता है, जिसमें हम एक काम को, जैसे मान लो रिक्शा पुलिंग, कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स में अगर हम अपने एरिया में रिक्शा पुलिंग करते हैं तो थोड़ी बेइज्जती महसूस होती है, करेक्ट। लेकिन जब वही काम, और पैसा भी अच्छा नहीं मिलता है, इसको अपॉर्चुनिटी से जोड़ लें ज़्यादा अच्छा है ना, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोशल प्रेशर होता है, लेकिन वही काम हम दूसरी जगह करने के लिए तैयार होते हैं, अपने एरिया में वो काम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे एरिया में सब लोग जानने पहचाने वाले होते हैं और वो अंदर से एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती है, डेयरनेस नहीं होती है, और जिसकी वजह से लोग अपने एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट करते हैं। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उनको बाहर जाने की, पढ़ाई के सिलसिले में करते ही हैं, तो ये माइग्रेशन फ्रूटफुल साबित हो जाता है और रिसोर्सफुल बन जाते हैं आदमी, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इस तरह से जन्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा था एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। आज सरकारें बहुत सारे जगह पर स्किल इंडिया के नाम से जगह जगह इंफॉर्मेशन सेंटर्स ओपन किए जा रहे हैं, जहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं। जगह जगह सरकारें वो सब्सिडी दे रही हैं, किस लिए, कि आप जगह जगह इंफॉर्मेशन सेंटर्स ओपन करें। इसको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कह लो, सब्सिडी कह लो, अलग अलग नॉर्म से अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रही है स्टार्टअप के नाम पर, बजट के माध्यम से, कि जो स्टार्टअप करें, नई चीज़ें कुछ लेकर आएँ, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द एज ऑफ इंफॉर्मेशन का ये संसार है। जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो, उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। कहीं भी आप जॉब करने जाते हो तो किस बेस पे जाते हो, हम लोग क्या करते थे, न्यूज़पेपर देखते थे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखते थे, न्यूज़पेपर्स में वैकेंसीज आती थी, उसको अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, 4 जगह इंटरव्यू दिया प्रैक्टिस के लिए, 5वीं जगह सिलेक्शन हो जाता है, बड़े पॉइंट, ऐसे लोग करते हैं। आज भी जो लोग आजकल तो मतलब कंप्यूटर का एज है, मोबाइल पर बहुत सारे साइट्स हैं, monster.com,
job.com और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आप ज़्यादा जानते होंगे। तो उन सारे साइट्स पर लोग रजिस्टर करते हैं, नोटिफिकेशन आते रहते हैं और उसके माध्यम से उनको मालूम होता रहता है। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन ही है। तो इसकी वजह से आदमी नए नए रिसोर्स खुद रिसोर्सफुल हो जाता है इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। लेकिन जो लोग इन्फॉर्मेशन से उनकी जिनके पास नहीं है वो अभी भी लेमैन बने हुए हैं और संसार में बदलती दुनिया में बेवकूफ़ों की कैटेगरी में शामिल होते रहते हैं। करेक्ट ना? करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसकी काफ़ी चर्चा की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, और ये कई पैरामीटर्स को मिलाकर इसको बनाया गया है। और इसके पीछे की सोच ये है कि 0 से 1 के बीच में होता है। इसके पीछे की सोच ये है कि जो भी कंट्री हाई इंडेक्स है HDI पर, ठीक है, मतलब उसके यहाँ जो कंडीशंस हैं, लिविंग कंडीशंस हैं, वो बेटर हैं। उसके आधार पर हम सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं। और डेवलपमेंट का कौन सा लेवल है, जब हम डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में जब डिवीज़न करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर माना जाता है। आजकल और दूसरे भी फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह की बात की आती है। लेकिन इन इंडेक्स में भी कुछ, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को पीछे रखा गया था। अफ्रीका के कुछ कंट्री थे, श्रीलंका से नीचे रखा गया था। और श्रीलंका में क्या स्थिति हुई थी मालूम है अभी आपको, प्रेसिडेंशियल पैलेस बांग्लादेश से नीचे रखा गया था, और बांग्लादेश की स्थिति देख ही रहे हो। आजकल सरकारें बदलती हैं, देखा जा रहा है कि बहुत सारे फॉरेन एलिमेंट्स, आप लोग न्यूज़ अगर सुनते हो तो सरकारों को बनाने और गिराने में फॉरेन ताकतों का भी इस्तेमाल किया जाता है, और देश के नेता भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं इन सब चीज़ों को सरकारों सत्ता पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो श्रीलंका में देखने को मिला, वो बांग्लादेश में देखने को मिला। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो न्यूज़ हम लोग पढ़ पा रहे हैं, जो न्यूज़पेपर्स की रिपोर्टिंग है, टेलीविज़न की रिपोर्टिंग है, उससे समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स की हम चर्चा कर रहे थे, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका को भी बेटर कर दिया गया और अफ्रीका के कुछ कंट्री को भारत से बेटर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये इंडेक्स भी कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं इसमें। इस पर क्या फ्लॉज, उस पर चर्चा करना मुमकिन नहीं है इस समय, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लॉज भी हैं। तो केवल इंडेक्स ही मायने नहीं रखता है। हालांकि HDI के बारे में हम ऐसा नहीं मानते हैं। HDI में जब हम आज़ाद हुए थे और आज के डेट में, आपने लेसन 1 में पढ़ा था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में आपने पढ़ा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था, ठीक है, डेथ रेट क्या थी, बर्थ रेट क्या था। उन सारे पैरामीटर्स में हम क्रमशः सुधार की ओर अग्रसर हैं, लेकिन यही सफिशिएंट नहीं है। अभी हमको और लंबी छलांग लगाने की ज़रूरत है। चलिए लिखेंगे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ब्रॉडली Human Development Index is broadly an arrangement of social aggregates average of longevity कहते हो क्या, हाँ, लॉन्गिविटी, ठीक है, कॉमा, नॉलेज एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, एवरेज ऑफ लॉन्गिविटी, कॉमा, नॉलेज एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। नॉलेज एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज मतलब रिसोर्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कैसी है, पर कैपिटा पेट्रोलियम कंजम्पशन कैसा है, पर कैपिटा कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैसा है, ठीक है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीकल्स कितनी है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है। जब हम सेंसस करते हैं
तो सेंसस में गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया था कि आपके घर में कितने रूम्स हैं। कुछ लोगों ने इसको ऑब्जेक्शन किया कि हमारे प्राइवेसी के अंदर दखलंदाजी है, गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन आप सोच लो, गवर्नमेंट जो डेटा ले रही है उसका क्या मतलब है आपसे इन सब बातों को पूछने का? लेकिन मतलब है आपके घर में आपके पास कितने रूम हैं, ये भी डिसाइड करता है कि आपकी स्थिति कैसी है। जब हम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का डिक्लेरेशन करेंगे और पता चला कि एक ही घर में 4-5 लोग रहते हैं एक ही कमरे में, ठीक है, और एक व्यक्ति के पास 4 कमरे हैं, तो और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना किसको मिलनी चाहिए? एक पहले वाले को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सरकार के पास डेटा होना चाहिए, ठीक है। हर तरह के डेटा अगर सरकार के पास हो तो सरकार को एक मौका होता है कि सही आदमी तक योजनाओं को पहुंचाया जा सके, ठीक है। इसलिए बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से सही आदमी तक नहीं पहुंच पाती हैं। और इस समय बहुत सारे परिवर्तन जो हो रहे हैं, वो कुछ परिवर्तन बुरे लगते हैं, जिसमें कुछ लोगों का हक मारा जाता है। वो हक होता नहीं है, लेकिन हम रेगुलरली किसी भी चीज़ को अवेल करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो हम उसको अधिकार समझने लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं किसी एक पोस्ट पर हूँ, कोई पोर्टफोलियो मिल जाए, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मिल गया मानो स्कूल का। अब मान लो 5 साल 6 साल 10 साल तक मैं यहाँ रह जाऊँ तो उस पर कहीं ना कहीं परमानेंसी वाली फीलिंग आ जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, आप गलत भी कर रहे हो और लगातार गलत करते रहो तो आपको कोई सही करने वाला इंस्पेक्टर आ जाए उस एरिया में तो आपको बुरा लगेगा, समझ रहे हो। आप इनडिसिप्लिन में घूम रहे हो कॉरिडोर में और कोई मना करेगा तो वो आदमी बुरा लगेगा, जैसे मैं, ठीक है। तो वैसे ही होता है, अगर आप गलत करते हो और कोई सही, तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, साथ साथ इसके भी। चलिए, क्या लिखा आपने? नॉलेज एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये हमारा SGI के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या प्रॉब्लम होती है? हमने लंबी चौड़ी बातें तो कर ली कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, कैसे होता है ना, माइग्रेशन वगैरह सब आपने देखा है ना, इन्फॉर्मेशन। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी तो होती होगी ना। हाँ, उस आदमी से पूछो जो गांव से शहर में आता है, छत नहीं है, कहाँ रहे ठिकाना नहीं है, जेब में पैसे नहीं हैं, हाँ, भूख लगी हुई है, खाने का ठिकाना नहीं है, कैसे उसके दिन कटते होंगे। बहुत सारे एक्टर्स की कहानी पढ़ो, बहुत सारे बड़े आदमियों के एनेक्डोट्स पढ़ो तो समझ में आता है उन्होंने वो किस दौर से गुजरे हुए हैं। कलाम साहब का अगर आप पढ़ो तो उनका पेपर बचपन में उन्होंने पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया था। आपकी और हमारे घर के बच्चों की, आपकी स्थिति और हमारे घर के बच्चों की स्थिति ऐसी नहीं है जितना संघर्ष उन्होंने किया। और ऐसे बहुत हज़ारों लोग हैं, चाहे मैरी कॉम को देख लो, चाहे जितने भी ऐसे लोग हैं जो बॉक्सर्स बहुत सारे हैं, हमारे रोल मॉडल्स जिसको कहते हैं, माराडोना को देख लो, पेले को देख लो, फुटबॉलर्स जो थे, ऐसे हज़ारों लोग हर कंट्री में कुछ न कुछ लोग मिल जाएंगे। और कैसे संघर्षों के साथ वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल क्या है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन ऑफ total stock of human capital. Problem of estimation of total stock of human capital. Problem of estimation of total stock of human capital. पहली बात, ह्यूमन कैपिटल कितना है, इसका स्टॉक है ना, कितना है कितना नहीं है, ठीक है। इसका स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। वो हमारा एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स से भी हम रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हर कंट्री के पास एक अकाउंट होना चाहिए ऐसे सारे रिसोर्स का, ठीक है, जिसको सही समय पर सही जगह लगाया जा सके और उसी से रिसोर्स भी क्रिएट किया जा सके। चलिए, सेकेंड पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब किस दर से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, कितनी डिमांड है और कितनी वास्तव में सप्लाई हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड ही ना हो, तो क्या होगा, उसको सही वेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जैसे बीटेक वाले में देख लो,
बहुत सारे बीटेक वाले 10,000 रुपये पे काम करते हैं। तो ये इसलिए ऐसा होता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन का रेट क्या है, गवर्नमेंट को उसी तरह से चैनलाइज करने होंगे ह्यूमन कैपिटल को कि जहाँ शॉर्टेज है उस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाए, ठीक है। जहाँ ओवर सप्लाई हो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ताकि सही मायने में सही तरीके से वेजेज वगैरह कभी की समस्या न उठ खड़ी हो भविष्य में। प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट, नेग्लेक्ट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ऑन द जॉब ट्रेनिंग के स्कोप नहीं होते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में तो होते हैं, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो हायर एंड फायर की नीति अपनाई जाती है। मार्केट में इतने लेबर्स हैं, सरकार क्या प्राइवेट एजेंसीज क्या करेंगी, प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, वो उनको मालूम है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हर साल छटनी होती रहती है, हर साल नए लोगों को रिक्रूट करते हैं, ठीक है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग से फ़ायदा क्या होता है कि जो होने वाले जो चेंजेज हैं, नए जो चेंजेज आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, नए जो परिवर्तन आ रहे हैं जिसकी चर्चा हमने मॉर्निंग में किया था, तो इस तरह के कोई भी परिवर्तन होते हैं आपके एम्प्लॉय हर परिस्थिति के लिए तैयार होते हैं। बड़े पॉइंट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जैसे आप लोगों की मान लो कि एक पर्सनल डायमेंशंस में अगर बात किया जाए, तो जैसे आप हो स्टूडेंट्स लाइफ रहते रहते आप बहुत सारी ट्रेनिंग कर सकते हो, जैसे हाउ टू बाय द थिंग्स, हाउ टू कुक, हाउ टू मेंटेन नीटनेस, ठीक है, हाउ टू मेंटेन नीटनेस एट होम, ठीक है, कपड़ों को कैसे रखा जाए, अलमारी घर में सफाई को कैसे मेंटेन किया जाए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कारपेंट्री का काम, ये सब छोटे छोटे काम हैं जो कि हम पढ़ते पढ़ते कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेल, टेलीमार्क्स जो आप नहीं पढ़ते हो रेगुलर क्लास में, लेकिन साथ साथ कर सकते हो। हाँ, एक्सेल पे काम करना सीख गए, टेलीमार्क्स पे काम करना सीख गए, है ना। इससे क्या होगा कि आप साथ में जब निकलोगे तो आप अनस्किल्ड नहीं रहोगे और आप बिल्कुल लेमैन नहीं रहोगे, और आप कहीं एम्प्लॉयमेंट गेन कर लोगे बड़े आसानी से विदाउट मच स्ट्रेस। मुझे बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बेटा? हाँ, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेग्लेक्ट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग वी शुड नॉट नेग्लेक्ट, कंपनी शुड नॉट नेग्लेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट नेग्लेक्ट, ठीक है। इट इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली, कि आपके एम्प्लॉयज़ ट्रेंड है तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, उनको काम करने में मन लगेगा। जिसको काम नहीं आता है ना, वो काम चोर बन जाता है, वो काम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो जिस सिस्टम में भी रहेगा उस सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उसको वास्तव में आता नहीं है और वहाँ से ध्यान हटाने के लिए कुछ और करता है। जैसे क्लास में बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं आता है तो कुछ इनडिसिप्लिन करेंगे, टीचर उसी में फंसा रहे, है ना, तो टाइम पास हो जाएगा, हो गया, टीचर चला गया, उनका पर्पस सॉल्व। ऐसा भी होता है, ठीक है, समझ रहे हो। वास्तविकता यह है कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेग्लेक्ट ऑफ ऑन। फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ इनिशिएटिव्स। लैक ऑफ इनिशिएटिव्स मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी है, ऑन द जॉब फैसिलिटीज़ भी है, इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। अरे छोड़ो यार, सब हम ही सीख जाएंगे तो बाकी लोग है ना। बने रहो, हाँ बने रहो, काम करेगा अगला, बने रहो लंगड़ा या ऐसे कुछ कहते हैं, और काम करेगा अगला, ऐसा करके कुछ है। तो उसमें क्या कहते हैं कि आप बेवकूफ़ बने रहो, हाँ, और दूसरा काम करते रहे, है ना। कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा बन जाता है, ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर आता है, ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं आता है, कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता है। काम करने वाले एक्सपर्ट लोग, स्किल्ड लोग हमेशा रिवार्डेड होंगे, ठीक है। विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी तो यही स्किल आपके जीवन में काम आने वाला है। यही स्किल, अगर आप मैथ्स बहुत बढ़िया पढ़ते हो, अकाउंट बहुत बढ़िया लगाते हो, इकोनॉमिक्स का नॉलेज बहुत बढ़िया है, नहीं जॉब लगी मान लो, तो क्या आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हो? पढ़ा सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर लाखों रुपये कमा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बड़े पॉइंट, बहुत सारे पैसे उनको मिल रहे हैं यूट्यूब से,
बड़ा पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, एक्सपर्टीज, स्किल्ड पर्सन का स्किल कभी बेकार नहीं जाएगा। बड़ा पॉइंट। तो इस पॉइंट को उस संदर्भ में हम देख लेंगे, और जो इनिशिएटिव लेता है वही स्किल्ड होता है। ठीक है, इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं क्लास में, चाहे जहाँ भी हो, कोचिंग में, कहीं भी पढ़ते हो, हर जगह इनिशिएटिव आपको लेना ही पड़ेगा। जो बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में अच्छे, जो बच्चे हमारे म्यूजिक में अच्छे, कैसे अच्छे हो गए, जो बच्चे पेंटिंग में अच्छे, कैसे अच्छे हो गए, कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लिया है उन्होंने, किसी न किसी फील्ड में लिया है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि केवल इस क्लासरूम टीचिंग की बात हो रही है, बट ओवरऑल की बात हो रही है। इनिशिएटिव लिया है, कोई बच्चा स्टेज पर जाके बहुत बढ़िया बोल रहा है, कि कैसे बोल रहा है वो, इनिशिएटिव लिया है, दैट्स व्हाट ही इज एबल टू स्पीक। और बहुत सारे बच्चे स्टेज पर जाओ तो ऐसे काम लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, नहीं सर हम नहीं जाएंगे, उस दिन एबसेंट हो जाएंगे। एक बार हमारे क्लास के बच्चे 12th के जितने बच्चों को प्रोग्राम दिया उसमें से केवल 2 लड़कियां या 3 लड़कियां, बस लड़कियां ही थी, तो लड़के सारे स्किप कर गए और कहें कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, आप क्लास में बैठ के मुस्कुराओगे, टाइम पास करोगे, इधर उधर की हरकतें करोगे, बट माइंड, और आप क्या करो, नेसेसरी स्किल आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें आप इनिशिएटिव लीजिए, जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसमें इनिशिएटिव लीजिए, ये केवल और केवल आपके बेहतरी की बात है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, रीजनल डिस्पैरिटीज़। रीजनल डिस्पैरिटीज़, रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब क्या हुआ? अगर हमने एग्जाम्पल लिया कि कुछ स्टेट से लोग माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? रीजनल डिस्पैरिटीज़। एक जगह आपने रिसोर्स को ज़्यादा दिया, पंजाब, क्या पंजाब के लोग का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो केवल पंजाब की वजह से आया? बिल्कुल नहीं। सरकार की योजनाएं आई, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया, सरकार ने सुविधाएं दी, ठीक है, और लेबर फोर्स आसानी से मिल गया। और अगर बिहार से माइग्रेशन नहीं होता तो पंजाब में इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो उसमें बिहार का बाहुबल लगा हुआ है, ठीक है, तब जाके वहाँ इतना प्रोडक्शन हो रहा है। बड़े पॉइंट। तो जो भी हम देख रहे हैं, और ये डिस्पैरिटीज़, मुंबई में फिल्म सिटी बना दिया आप, सब जाके वहीं जा रहे हैं, सब हीरो हीरोइन बन रहे हैं वहाँ पर। बड़े पॉइंट। अब वहाँ इनकम नेचुरली है, वहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी तो इनकम ज़्यादा होगा। गोवा टूरिज्म का सेंटर अपने बना दिया, ठीक है। अब वही चीज़ अब जब दूसरे स्टेट्स में हो रहे हैं, अब जैसे फिल्म सिटी कहाँ आ रहा है? जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उसी के पास फिल्म सिटी भी आ रही है। नाम सुना है? नहीं सुना है? इन्फॉर्मेशन, यही अभी चर्चा कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। बड़ा पॉइंट। तो इस तरीके से आपके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, इस दिल्ली में अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो द्वारका और उसके आसपास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यही बहुत सारे लैंग्वेज का ट्रांसलेशन हो रहा है। लिंगुआ करके एक ग्रुप है जो ये काम कर रहा है कि संस्कृत के बहुत सारे टेक्स्ट को पोर्तुगीज़ में और दूसरी सी भाषाओं में ट्रांसलेट कर रहा। मैं इसी तरह देखा, द्वारका में उसका बोर्ड लगा हुआ, तब एक्सप्लोर किया। तो ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करो, जितना ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे उतना ही आपका अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ फॉरेन, क्या है? रीजनल डिस्पैरिटीज हो गया। 6th पॉइंट, लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड्स। फॉरेन रिजर्व की बात हो रही है, आपके पास सफिशिएंट जब रिसोर्स होता है, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज के रूप में रिसोर्स की चर्चा हो रही है, तो आप उसी मात्रा में बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक हर्डल है। अब आपके पास जब फॉरेन एक्सचेंज होगा ही नहीं तो आपको कैपिटल, आपको टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहा है तो कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपका नॉलेज नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर हमारे पास कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर, हमारे पास फंड था तो हमने कंप्यूटर मंगाया, कंप्यूटर का नॉलेज हुआ, तब हम तो कंप्यूटर का नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज का होना जरूरी। नेक्स्ट पॉइंट, एंड ब्रेन ड्रेन, लास्ट पॉइंट, एंड इज़ अ ग्रेट हर्डल, ठीक है।
हम अपने यहाँ इंजीनियर तैयार करते हैं, वो इंजीनियर भाग जाते हैं कहाँ? ब्रेन ड्रेन, हाँ ब्रेन, हाँ वही वाला, यही है ओरिजिनल वाला है ना मनीषा? ओरिजिनल वाला, हाँ यही वाला है, ठीक है। तो ब्रेन ड्रेन मतलब ब्रेन जो है हमारा चला जा रहा है कहाँ? डॉक्टर, इंजीनियर, कोई यूरोप भाग रहा है, कोई अमेरिका भाग रहा है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा मतलब हम तैयार कर रहे हैं डॉक्टर, वो जा रहे हैं अमेरिका में, हम तैयार कर रहे हैं इंजीनियर, वो नासा जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा हर्डल है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है। यहाँ बहुत सारे हर्डल हैं, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, ठीक है, तो उन सब की वजह से लोग यहाँ पर, टैलेंटेड लोग यहाँ पर कम रहना चाहते हैं। सरकार ने एक व्यवस्था की कि सिविल सर्विसेज में भी उन्होंने क्या किया, हालांकि उसका विरोध हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी भी है कि सरकार लेटरल एंट्री कर रहे हैं कि जो टैलेंटेड लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के जो हैं लोग, उनको भी IAS में एंट्री दी जा रही है कि जिससे हम प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठा सकें। समझ रहे हो? तो ये सारे पॉइंट्स थे। चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तब तक के लिए विदा।